स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो चलो शुरू करते हैं। इसे कंप्लीट करने पहले मैं एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि मोमेंटम के बारे में। ठीक है, मोमेंटम क्या बताता है असल में। ये देखो, आपने अगर न्यूटन का लॉस पढ़ा था तो सेकेंड लॉ में क्या बताया था, चेंज इन मोमेंटम, और फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। असल में वही आपका मोमेंटम का लॉ है। तो हमने वहाँ पे लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। सपोज़ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास mm और ये अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसके पास क्या हो गया, मास है, वेलोसिटी है, तो मान लेते इसके पास 10 यूनिट ऑफ मोमेंटम है। डन। अब ये क्या करते रहेगा, ये इस 10 यूनिट ऑफ मोमेंटम को लेके कंटिन्यूस चलते रहेगा। ठीक है, ये हर पॉइंट पे इसके पास कितना है, 10 यूनिट ऑफ मोमेंटम रहेगा। कब तक रहेगा, देखो यार, इसका अगर मास अगर 5 kg है ना, तो ये मास तो कम नहीं होगा, वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकता है। तो मोमेंटम को जीरो करना है तो क्या, वेलोसिटी को जीरो करना होगा। अब देखो, इनिशियली इसके पास 10 यूनिट ऑफ मोमेंटम है, मान लेते हैं मास 5 kg और वेलोसिटी 2 का है। डन। यहाँ भी मास 5 और वेलोसिटी 2 का है। अब ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ठीक है, चलते ही रहेगा, कितने के साथ, इस 10 यूनिट ऑफ मोमेंटम के साथ ये चलते रहेगा। कब तक चलेगा, अभी देखो, अगर मैं इसमें अगर ऑपोजिट फोर्स लगवाता हूँ तो यहाँ पे क्या मास डिक्रीज होगा, नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। वेलोसिटी डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फाइनली ये बॉडी रुक जाएगा। तो मुझे अगर इसका मोमेंटम को अगर चेंज करना है तो मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। डन। इसको मैं रिलेट करूँगा इस चैप्टर के साथ थोड़ी देर में। अब देखो, उसी तरह अगर मैं इसको अगर सपोर्टिंग फोर्स देता हूँ तो ये क्या करेगा, अपने मोमेंटम को और इंक्रीज करेगा, क्योंकि मास तो 5 ही रहेगा, लेकिन अपना वेलोसिटी को और बढ़ा लेगा। तो ये हमने पढ़ा था, ये कौन सा मोमेंटम था, हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। यहाँ पे क्या पढ़ा था, कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूअस मूव कर रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ, तो वो उसी वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूअस मूव करते रहेगा। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता है। ये था हमारा लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। और वो कितने के साथ मूव करेगा, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। उस पॉइंट पे उसके पास 2 ही वेरिएबल था, एक मास था और एक वेलोसिटी था। तो ये था लीनियर मोमेंटम। और हमने पढ़ा भी था कंजर्व क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसके पास 10 अगर है तो वो 10 ही रहेगा। कब तक, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। डन। अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। तो अब सुनो इस चीज़ को। तो अभी मुझे अलग नाम क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि अगर तुमको याद है इस चैप्टर का नाम, तो रोटेशनल मोशन है। यहाँ पे बॉडी कैसा मूव कर रहा है, ऐसा गोल गोल घूम रहा है। डन। जब ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ पे क्या था, सीधा ऐसा चल रहा था, तो इस पर लीनियर मोमेंटम लग रहा था। अब ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसके अंदर भी एक मोमेंटम है। कौन सा मोमेंटम, जो इसको गोल गोल घूमने में हेल्प कर रहा है, या फिर जो गोल गोल घूमता है उसकी वजह से इसके अंदर एक मोमेंटम है। डन। ये भी चेंज नहीं होता, वो सारी बातें हम करेंगे अभी। अब देखो, जब मैं एंगुलर मोमेंटम का बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में, रोटेशन स्टेट में। तो ये क्या कर रहा है, अभी कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है सपोज। तो एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, अब ये अगर तुम्हारा रोटेट कर रहा है, मान लो कि 100 यूनिट एंगुलर मोमेंटम के साथ, तो कुछ भी एक 100 वजन kg कुछ भी मान लो कि एक कितना, इसका कितना ताकत है रोटेट करने का, फिलहाल 100 यूनिट ताकत है। तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूस इस 100 यूनिट से ही रोटेट करते रहेगा। इस 100 यूनिट से कंटिन्यूस रोटेट करेगा। कब तक ये 100 यूनिट से कंटिन्यूस रोटेट करेगा, जब तक कि ना मैं इस पर एक्सटर्नल कुछ फोर्स लगाऊँ। डन। अभी इस एंगुलर मोमेंटम में देखो यार, ये एंगुलर मोमेंटम ये अगर रोटेट कर रहा है 100 यूनिट के साथ, तो कंटिन्यूस रोटेशन में रहेगा। कब तक रहेगा, देखो, कंटिन्यूस रोटेशन में कब तक रहेगा, जब तक मैं उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। और इस चैप्टर में हम रोटेशनल मोशन को रोकने के लिए या शुरू करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ये तो हमें पता है ना। तो यही है एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मैं इसको अपने सिंपल भाषा में लिखना चाहूँ कि क्या है, तो लिखेंगे, इफ़ ए बॉडी is rotating, it's keep on rotating। अगर कोई एक बॉडी रोटेट कर रहा है तो रोटेट ही करते रहेगा, until and unless ए एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे कि टॉर्क बोलेंगे, टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। और जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो देखो यार, हो सकता है कि मैं इसको कंटिन्यूस करके ऐसे घुमाऊँ, सपोर्टिंग टॉर्क दे सकता हूँ, या फिर इसको घूम रहा है इसको अपोजिट करके भी घुमाऊँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये दोनों क्या था, एक्सटर्नल टॉर्क था। ठीक है, दोनों एक्सटर्नल टॉर्क था। ये पहले घूम रहा है अभी, फिर मैं अभी इस पर रोक रहा हूँ, तो ये क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क है। डन है। तो एंगुलर मोमेंटम वही कहते हैं, अगर एक बॉडी रोटेट कर रहा है तो रोटेट ही करते रहेगा जब तक हम उस पर कुछ एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे। जैसे ही लगाएंगे, आइदर उसका जो रोटेशन है वो बढ़ेगा या तो वो कम हो जाएगा। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया था, इस बॉल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे। अब मैं इस बॉल का मोमेंट क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पहले मैं इसमें से कोई एक पार्टिकल का निकालूंगा। डन। तो मान लेते हैं पहले पार्टिकल का निकालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं
कि एक पार्टिकल जो कि r डिस्टेंस में है, डन। देखो जब मैं इसका भी निकालूंगा तो इसका भी सेंटर ऑफ मास से क्या होगा, सारे पार्टिकल डिस्टेंस डिस्टेंस पे रहेंगे, ये तो हमें पता है ना। तो मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये जो अंदर में होता है ना, ये जो बना है सेंटर ऑफ मास का है। इसमें से एक पार्टिकल कितने डिस्टेंस में, r डिस्टेंस में है, इसका मास कितना है, m है, और मैं इसको कौन सा वेलोसिटी दे रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी दे रहा हूँ, उसकी वजह से गोल गोल घूम रहा है। उसको मैंने क्या वेलोसिटी दे दिया, एक लीनियर वेलोसिटी v दे दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये घूमना शुरू कर देगा, डन। अब ये धीरे धीरे करके ऐसे गोल गोल घूम रहा है। देखो यार पूरा बॉल घूम रहा है, लेकिन मैं इस बॉल के अंदर एक पार्टिकल का बात कर रहा हूँ फिलहाल। अब जब ये जो छोटा सा मास मैंने लिया था उस बॉल में से, इसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो क्या इसके पास मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं, हाँ mv का लीनियर मोमेंटम है। अभी एंगुलर मोमेंटम क्या है, कैसे पता करेंगे, तो हमने इस चैप्टर में देखा है रोटेशनल इफेक्ट में, जब हमने टॉर्क लिखाना था तो यहाँ पे फोर्स लगाया था, यहाँ एक्सीलरेशन दिया था, मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ पे फोर्स रखा था और क्या कर दिया था, r क्रॉस f किया था। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में सारे हम इफेक्ट को देखते हैं, और इस इफेक्ट को देखने के लिए इस इफेक्टिव रेडियस को देखना होता है, डन। इफेक्टिव रेडियस है परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ रोटेशन, जो हमें देखना होता है। तो यहाँ पे भी जब हम देखेंगे तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कितना निकल के आएगा, जो इफेक्टिवनेस हमें देखना है, तो कितना निकल के आएगा, जो कि r क्रॉस, ऐसे ही तो करते थे ना, टॉर्क का क्या लिखे थे, r क्रॉस f, तो ऐसा इसका भी क्या लिखेंगे, r क्रॉस p, डन। तो एंगुलर मोमेंटम को हम L से लिखेंगे, L इज इक्वल टू r क्रॉस p। अब एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अपना वही राइट हैंड को यूज़ करना है। तो देखो पहले r के डायरेक्शन में हाथ रखो, तो a है r का डायरेक्शन, इस तरफ बाहर है, तो a भी r का डायरेक्शन है, a भी r का है, a भी r का है और a भी r का है। लेकिन हमें इस हाथ को कैसे कल करना है कि हम p को पकड़ लें, तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो अगर मैं हाथ को ऐसा रख के पकड़ूँ, क्या मुझे p पकड़ में आ रहा है, नहीं। ऐसा रख के पकड़ूँ, क्या मुझे p पकड़ में आ रहा है, नहीं। अगर मैं ऐसा रख के पकड़ूँ तो हाँ, इस केस में मैं p को पकड़ सकता हूँ। तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या आ गया, अपवर्ड में, डन। तो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन अपवर्ड में होता है। अब देखो ये तो मैंने एक सिंगल मास के लिए निकाला था ना, तो फॉर सिंगल मास के लिए, चलो फॉर सिंगल मास के लिए कर रहे थे, तो कंटिन्यू रखते हैं। अब देखो तो यहाँ पे L मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम जो L है, एनीहाउ इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहते हैं, तो शॉर्टकट में बोलने के लिए एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। तो अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेते हैं, r क्रॉस p आया, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आता है तो उसको हटा के साइन थीटा लिख सकते हैं हम, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो L मैक्सिमम मोमेंटम कितना होगा, जब यहाँ पे साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन का वैल्यू मैक्सिमम किस में होता है, 90 डिग्री में होता है। तो L इज इक्वल टू आर पी साइन 90 अगर मैं डाल दूंगा, जो कि मैक्सिमम मोमेंटम हो सकता है कोई एक बॉडी का, वो कितना होगा, आर पी हो जाएगा। और सारे डेरिवेशन हम इस मैक्सिमम मोमेंटम के हिसाब से ही करेंगे, डन, क्योंकि हमें साइन थीटा बार बार लेना पसंद नहीं है। अब देखो देयरफॉर अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ मेरे इस चैप्टर के साथ, तो क्या मैं लिखना चाहूँ, देखो इसमें जो क्या है लीनियर मोमेंटम है, आर है, बट हमें तो इस रोटेशनल में इनर्शिया वगैरह चाहिए होता है, तो उसके साथ उसको रिलेट करते हैं। तो आर मोमेंटम को लिख देंगे मास इनटू वेलोसिटी, डन है। और हमने पढ़ के रखा है आपका ओमेगा क्या होता है, v बाई आर होता है ना। और ये मैंने शायद इसका लास्ट वीडियो में करवाया था, आप वहाँ जाकर देख लो, एकदम इजी वे में बता दिया, एक बार देख लोगे तो भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। v इजिकल टू यहाँ से v इजिकल टू ओमेगा आर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से L कितना आ जाएगा, आर एम v की जगह में क्या, ओमेगा आर। तो इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो एक बार, आर इंटू आर स्क्वायर इंटू एम इंटू ओमेगा। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सही से सजा के लिख दूँ, क्या है, मुझे ऐसा नहीं दिखेगा, एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अभी एम आर स्क्वायर क्या है, कोई भी एक पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है, कोई भी एक पार्टिकल अगर रोटेट करते हुए आगे मूव कर रहा है, तो वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर क्या होता है, उसका इनर्शिया होता है। तो ए इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक पॉइंट मास का क्या था, इनर्शिया था, और उसका ओमेगा, डन। और हमने देखा भी था, देखो यार एंगुलर, देखो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, तो यहाँ पे मास को हम यहाँ पे मास किसको लेते हैं, हम इनर्शिया को लेते हैं, और वेलोसिटी को एंगुलर लेते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो L इजिकल टू आई ओमेगा आता है। अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो ये हमने समझ लिया, कर लिया। अभी बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे,
तो मैं समझाने के लिए, देखो यार, जब इसमें बॉल को रोटेट करूँगा ना, तो ये इसका एक्सिस है, इसके अराउंड में बहुत सारे पार्टिकल्स है, वो सारे रोटेट करने वाले। बट मैं कोई एक पॉइंट में लिखने वाला हूँ कि भाई मेरा इस बॉल में से थोड़ा सा पार्टिकल ही मूव करने वाला है, डन। और इस सेंटर को मैं यहीं पे रखूँगा, डन है। सेंटर को यहाँ पे रखूँगा, बॉल का छोटा सा एक टुकड़ा ले लूँगा कोई तरफ से। तो मैंने सेंटर को यहीं पे रखा, सेंटर ऑफ रोटेशन जो एक घूम रहा है ना सेंटर ऑफ रोटेशन से, उसको यहीं पे रखा। और मैंने इसमें से डिस्टेंस में कुछ पार्टिकल्स के टुकड़े को बस ले लिया, कुछ गिने चुने पार्टिकल्स के टुकड़े को ही लेना है, पूरा लेंगे तो फिर हौच पौच। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमें जस्ट कुछ को लिख देना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल है, इसका मास क्या है, m1 मास है, r1 डिस्टेंस में। यहाँ पे पार्टिकल है, m2 मास, r2 डिस्टेंस। यहाँ पे एक और पार्टिकल m3 मास, r3 डिस्टेंस, और भी बहुत सारे हैं। और ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। रोटेशनल मतलब ऐसा गोल 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 घूम रहा है, डन है। अब देखो, अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ये सारे जो कर रहे होंगे, पहला मास जितना मोमेंटम क्रिएट कर रहा होगा एंगुलर मोमेंटम, सेकंड मास कितना कर रहा होगा, ऐसा करके कहाँ तक, इन नंबर तक जो एंगुलर मतलब इन नंबर वाला पार्टिकल तक जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट कर रहा होगा। यह बातें हमें समझ आता है। अब देखते हैं फिर एल टोटल को मैं एल ही लिख दूंगा। L1 एक पॉइंट मास है, हमने देखा पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, RM, देखो ये आता है ना I ओमेगा स्क्वायर। तो जो पॉइंट मास है इसका इनर्शिया कुछ होगा, मान लेते हैं I1 है, डन। और यहाँ पे ओमेगा, अब देखो ओमेगा सबका सेम होगा, क्यों, क्योंकि जब हमने इसको वेलोसिटी दिया था ना तो ए इक्वल वेलोसिटी में मूव कर रहा था। तो इस केस में हम भी मानेंगे, जब मैंने इसको एंगुलर वेलोसिटी दिया कुछ एक, तो इसमें सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है, डन है। ये हमारा मानना है। तो पहले का क्या होगा, मास अलग हो सकता है, इनर्शिया, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, I ओमेगा, सेकेंड वाले का I2 ओमेगा, थर्ड वाले का I3 ओमेगा, ऐसा करेगा कहाँ तक, IN ओमेगा तक चलेगा। यहाँ से अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लूँ, मेरे पास I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN तक बचेगा। तो यहाँ से मेरा L इजिकल टू कितना आएगा, ओमेगा I। वही चीज़ फिर से निकल के आ रहा है। ये तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, डन। तो अगर मैं एक बार रिकैप करवा दूँ, एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने रिकैप किया था लीनियर मोमेंटम को। इस पर हमने पढ़ा था कोई पार्टिकल अगर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो वो कीप्स ऑन उस वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर सपोर्टिंग एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी डाउन होगा, मोमेंटम कम होगा। फिर हमने इसको रिलेट किया एंगुलर मोमेंटम के साथ। एंगुलर मोमेंटम कब हम यूज़ करेंगे, जब कोई चीज़ रोटेट कर रहा हो। तो हमने इसका डेफिनेशन क्या पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का, अगर कोई चीज़ रोटेट कर रहा है तो वो कीप्स ऑन रोटेट करते ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कुछ एक्सटर्नल टॉर्क ना अप्लाई हो, डन है। फिर हमने डेरिवेशन करने के लिए पूरा बॉल को छोड़ के हमने एक पॉइंट मास का पहले निकाला, डन। निकालने के बाद ये तो आपको क्लियर है ना, तो ठीक है, एक बार फिर भी रिकैप कर देते हैं। अगर एक पॉइंट मास सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस में, r डिस्टेंस में, अगर वो जो छोटा सा मास है उसके पास m मास है और v वेलोसिटी है, तो एक सर्टेन मोमेंटम के साथ आगे चल रहा होगा। तो हमने देखा कि हमने इस चैप्टर में सारे चीज़ें इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए r के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे टॉर्क इजिकल टू r क्रॉस f कर दिया था। उसी तरह हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए भी तुम्हारा L जो एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं L इजिकल टू R क्रॉस P कर दिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा। और हमने थीटा का वैल्यू जब 90 रखा तो हमने देखा हमें मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम मिल सकता है। उसी को हमने बेस रख के इसको हमने रोटेशनल चैप्टर के साथ रिलेशन में लाया और क्या बन गया हुआ, I ओमेगा बन गया, डन। उसके बाद हमने देखा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कैसे निकालते हैं, जो कि वेरी इजी था। हमने क्या किया था, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास को यहीं पे रखा, सेंटर को जहाँ पे रोटेशन हो रहा है, बस हमने मासेस का थोड़ा सा टुकड़ा काट के यहाँ पे रख के समझा। आपका बुक में भी ऐसे देके समझाया है। तो आई होप आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में एकदम क्लियर आइडिया मिल चुका है कि ये चीज़ क्या होता है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।